Hello student, this is the part 2 of chapter 2 acids, bases and salt। जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने कवर किया था बेसिक्स ऑफ एसिड बेस की एसिड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा कि इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमको कलर चेंज से इंडिकेट करते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। बहुत अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स पढ़े हमने, जैसे कि लिटमस पेपर पढ़ा था, टर्मरिक पढ़ा था, मेथिल ऑरेंज, देन फिनोफ्थलीन। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी एसिड और बेस की, कि एसिड जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और बेस जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और दूसरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, और कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, कॉमन इन एसिड एंड बेस। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। पहला जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो पढ़ेंगे कि जो एसिड हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सो कार्बोनेट आयन के बारे में तो आपने पढ़ा है क्लास 11th में। दिस इज द कार्बोनेट आयन CO3 2-, दिस इज द कार्बोनेट आयन। ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं। तो मेटल कार्बोनेट क्या होगा, मेटल के साथ इनका रिएक्शन है ना, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज़ अ मेटल कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है ना। आपको पता है कि कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सब मेटल्स हैं। तो ये मेटल के क्या है, कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इनके साथ हम पढ़ेंगे एसिड के रिएक्शन। एसिड जैसे कि HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3। तो एसिड जो है, ये सारे एसिड जो है ये इन मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे ये पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो मेटल कार्बोनेट्स हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, क्या बनाते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी सेम चीज़ बनती है, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक मेटल कार्बोनेट ले लिया है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, दिस इज मेटल कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एक एसिड है HCl के साथ। आप कुछ भी ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके बनाया है। तो यहाँ मेटल कार्बोनेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट, NaCl, CO2 एंड वाटर। सो दिस इज हाउ द मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड। ओके, HCl एक्वस स्टेट में है, यहाँ पर CO2 गैस होती है, हमको पता है। H2O जो होता है उसका लिक्विड फॉर्म होता है। एक्वस मतलब जो सॉल्ट है वो वाटर में डिजोल्व है। ठीक है, और Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट, ये हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अभी आप देखेंगे दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। यहाँ पर देखो सोडियम 2 है जबकि यहाँ सोडियम 1 ही है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ। तो नाउ द सोडियम यहाँ भी 2 है, रिएक्टेंट साइड में भी 2 है। ठीक है, कार्बन इस तरफ रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, तो कार्बन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन इधर 3 है ना, जबकि यहाँ की देखते हैं यहाँ 2 और यहाँ पर 1, तो टोटल मिला के 3 हो गए। ठीक है, तो इधर भी 3 है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ 3 हो गए। हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो मैं यहाँ 2 लगा देती हूँ। तो नाउ द हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। अब क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। नाउ सब कुछ बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसके नीचे उनके नाम जरूर लिखेंगे। लाइक Na2CO3 का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो इससे इंप्रेशन अच्छा होता है। जब आप एग्जाम में ये ऐसा भी लिख लेते हैं तो सामने वाले को समझ में आता है कि आपका नॉलेज अच्छा है। ठीक है, तो आप जब भी एग्जाम में भी कोई रिएक्शन लिखेंगे तो उसके नीचे उनके नाम जरूर मेंशन करना। क्लियर है कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं। तो अभी मैंने एक मेटल कार्बोनेट कौन सा लिया था, सोडियम कार्बोनेट। अब मैं दूसरा मेटल कार्बोनेट लेके बनाती हूँ, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन, तो फिर क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा CaCl2, यहाँ पर सॉल्ट है, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अभी मैंने 2 लिया था, एक सोडियम कार्बोनेट लिया और एक कैल्शियम कार्बोनेट। आप मैग्नीशियम कार्बोनेट लेके भी ये रिएक्शन लिख सकते हैं,
HCl की जगह कोई दूसरा एसिड लेके भी रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ तो कॉमन ही रहेगा, CO2 और H2O, और ये जो सॉल्ट है इसका फॉर्मूला चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू द एसिड एंड कार्बोनेट आयन। ठीक है, अब दूसरा हमने पढ़ा हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई होप आपको याद होगा कि कैसे इसका फॉर्मूला कैसे लिखना है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है। वहाँ से मैंने ये फॉर्मूला बनाया है, आपको लास्ट ईयर सिखाया था मैंने। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट बनाएंगे MgCl2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, मैंने दूसरा एक हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके अगेन क्या बनाएंगे, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब भी कोई भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये चीज़ याद रखेंगे आप। ठीक है, तो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको लगता है ना, तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पूछेगा व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ HCl। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, समझ में आया। अगली प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब हमको यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि ये जब रिएक्ट करते हैं तो कुछ सॉल्ट बन रहा है, कोई गैस रिलीज हो रही है और वाटर। अब हम गैस तो रिलीज होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि जो गैस रिलीज हो रही है वो CO2 गैस ही है कि नहीं, है ना, क्योंकि आप CO2 का कोई ऐसा कोई कलर तो रहता नहीं है कि पिंक कलर का निकला तो हमको पता चल गया कि CO2 है करके, है ना। तो कैसे पता चलेगा कि जब ये दोनों आपस में कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिएक्ट कर रहे हैं तो CO2 गैस निकल रही है, वो कैसे पता चलेगा। तो एक एक्टिविटी है जिससे थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि जब ये मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक जब रिएक्ट कर रहे हैं तो CO2 ही बन रहा है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था कि मेटल्स और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है पता लगाने के लिए हमने एक एक्टिविटी की थी, मैंने आपको बताया था एक्टिविटी कि हम क्या करेंगे, वो जो गैस है, जो गैस निकल रही है उसके पास एक हम क्या लाएंगे, कैंडल लाएंगे। तो वो जो गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, जिससे पता चल जाता है कि वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। सिमिलरली यहाँ पर भी CO2 का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर हम CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, उससे पास करें। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, CO2 को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से पास करें तो क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो होता है कलरलेस ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है, इसमें जब हम CO2 गैस पास करते हैं तो इसका जो सोल्यूशन का जो कलर है वो मिल्की वाइट हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब हमने सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराया और यहाँ से जो गैस निकल रही है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में पास किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कलरलेस सोल्यूशन था वो मिल्की वाइट हो गया। जब ये मिल्की वाइट हो गया तो समझ में आ गया कि यहाँ से जो गैस निकल रही है इन दोनों की रिएक्शन से वो कौन सी गैस है, CO2 गैस है। ठीक है, तो एग्जाम में इससे भी एक बार क्वेश्चन आया है कि जब मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो CO2 गैस निकलती है, आप ये कैसे कंफर्म करेंगे। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि जो गैस निकल रही है वो CO2 गैस ही है, तो कैसे पता चलेगा, आपको ये पूरा एक्टिविटी लिखना पड़ेगा कि इस तरीके से एक्टिविटी करेंगे, इस CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से क्या करेंगे, हम पास करेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो ट्रांसपेरेंट है वो क्या हो जाएगा, मिल्की वाइट कलर का हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि जो गैस निकल रही है इन दोनों के रिएक्शन से, कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, वो कौन सी गैस है, CO2 गैस है। ठीक है, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नींबू पानी मत समझ लेना। ठीक है, लाइम वाटर यानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से पास करते हैं तो जो वाटर है इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन होता है,
यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, उसमें CO2 गैस पास किया तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से जो CaCO ये जो कलरलेस सोल्यूशन था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो क्या हो जाता है, मिल्की वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, ये लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, जिसका वाइट प्रेसिपिटेट हमको मिलता है। तो एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन भी आया है कि व्हाट हैपेंड व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पासेस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना लिख के वो लाइम वाटर लिख देगा। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि लाइम वाटर क्या होता है। लाइम वाटर को स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जब लाइम वाटर में CO2 गैस पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो वाइट जो वाटर का कलर है इट टर्न्स मिल्की। तो आपको ये पूरा लिखना होगा। ठीक है, अब दूसरा एक और क्वेश्चन आता है इसमें, अगर क्या होगा अगर हम एक्सेस में CO2 पास कर दें थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, फिर क्या होता है, देन द वाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इट इज इनसॉल्युबल, इसका प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में CO2 पास कर दें तो क्या होगा, ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है ये डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये देखो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें एक्सेस अमाउंट में CO2 डाल दिए तो हमारा क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो अगेन उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर हम थोड़ा अमाउंट में CO2 डालते हैं तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, जिससे पूरा जो वाटर का कलर है मिल्की हो जाता है। पर अगर ज़्यादा अमाउंट में CO2 पास कर दें तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसकी वजह से फिर से वो मिल्की कलर किसमें हो जाता है, कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन का। ये क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में आया है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कि क्या होता है जब लाइम वाटर में CO2 डालें और एक्सेस में CO2 डालें तो क्या होता है। तो ये दोनों उसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Here the acid and base react with each other and form salt and water. This whole reaction is a neutralization reaction. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक एसिड लिया है HCl, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ठीक है, आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने एक दूसरे एग्जाम्पल लिया, एक एसिड है नाइट्रिक एसिड, एक बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, KNO3 और H2O, है ना, समझ में आ रहा है। ये K और NO3 आपस में रिएक्ट करके KNO3 बना लिए, यहाँ पर बचा OH, यहाँ बचा H, तो 2 H और एक O, क्या बन गया, H2O। यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, Na और Cl मिलके NaCl बना लिए, OH और यहाँ H, तो बन गया H2O। सो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो दे मेक सॉल्ट एंड वाटर। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ एसिड ऑब्वियसली। दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कैल्शियम सल्फेट बनाएंगे। ओके, हियर यू कैन सी ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा। सो ये जो है आपका होमवर्क है। इसमें देखो एक बेस है, एक एसिड है, एक एसिड है, एक बेस है, एक एसिड है, एक बेस है। तो आपको ये रिएक्शन को कंप्लीट करना है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। तो कौन सा सॉल्ट बनाएंगे और वाटर प्लस साथ में इसको बैलेंस करके आपको लिखना होगा। सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, सो क्लियर हो गया। एसिड और बेस जो आपस में रिएक्ट करते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, इससे सॉल्ट और वाटर बनता है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड्स। मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। अब आप देखो इसको पुराने जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आप कंपेयर करो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखो क्या था, एसिड बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस मिले और बनाया सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिड और मेटल ऑक्साइड मिलके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। तो आप एज्यूम दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप सोच सकते हैं। और मेटल ऑक्साइड क्या है, एक बेस है।
तो यहाँ से इस रिएक्शन से हम बता सकते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं दे बिहेव एज अ बेस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, मेटल ऑक्साइड बिहेव एज अ बेस। तो मैं एक मेटल ऑक्साइड ले रही हूँ कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, मेटल का ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, एक एसिड है HCl, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट दैट इज CaCl2 और वाटर। दूसरा मैंने एक लिया MgO और सल्फ्यूरिक एसिड। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड, H2SO4 इज अ एसिड, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना है, MgSO4 एंड वाटर। दूसरा और एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड का, दोनों आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर बनाते हैं। कॉपर ऑक्साइड और HCl आपस में दोनों रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड एंड वाटर बनाते हैं। सो हियर यू कैन सी कि ये सारे जो है मेटल के ऑक्साइड हैं, ये सारे एसिड हैं, आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। सो हियर द मेटल ऑक्साइड एक्ट एज अ बेस। सो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ये याद रखेंगे, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर। क्लियर हो गया कि मेटल के ऑक्साइड जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इसके भी वही क्वेश्चन आते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्ट विथ HCl, राइट द केमिकल रिएक्शन। तो आपको उस केस में ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ओके, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल हमने पढ़ा है, नॉन मेटल क्या होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब क्या है, फॉस्फोरस, ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या हो गया, CO2, SO2, SO3, ये दे आर नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जब नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉरी इट शुड बी बेस, ओके, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। आप इस रिएक्शन को भी अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर करें तो ये बेस, सॉल्ट, वाटर तो सेम है ना। एसिड की जगह क्या आ गया है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है दे एक्ट एज अ एसिड। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये CO2 है विच इज़ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, इट इज़ रिएक्टिंग विद अ सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ अ नॉन मेटालिक एसिड, और दोनों आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बना रहे हैं एंड वाटर बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब बेस जो है नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर करें, सो हियर वी कैन सी कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एक्टिंग एज अ एसिडिक। तो जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर। ओके, ये चीज़ें बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं दे आर बेसिक और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे, इससे रिलेटेड हो सकता है एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, कुछ भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. So this is how non-metallic oxide react with base. Okay, is it clear? Now acid and base in water solution. इसमें हम पढ़ेंगे कि जब एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है. ठीक है, तो जब एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दे डिसोसिएट इन देयर आयन, अपने आयन में टूट जाते हैं. लाइक यहाँ पर HCl एक्वस का मतलब है कि पानी में घुला हुआ. ठीक है, तो HCl जब वाटर के साथ उसको घोल देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, तो हमको क्या बनता है, मिलता है आयंस मिलते हैं, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन. तो आप देखोगे HCl जो है अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया है. अब ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन. ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयन. सो बोथ आर सेम, हाइड्रोजन आयन बोलो या हाइड्रोनियम आयन बोलो, कुछ भी बोलो. ओके, सो ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड. ठीक है, जो भी एसिड जो है अपना बिहेवियर शो, एसिडिक बिहेवियर शो करता है, इस हाइड्रोजन आयन की वजह से ही शो करता है. ठीक है, और हाइड्रोजन आयन किस में मिलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में. ठीक है, जब आप एसिड को डिसॉल्व करते हो वाटर में तब हमको हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, एंड दीज हाइड्रोजन आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर.
ठीक है। अगर हाइड्रोजन आयन नहीं रहेंगे तो वो एसिडिक एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। यही रीज़न है कि जो HCl है, ठीक है, ड्राई HCl गैस होगी। ड्राई HCl गैस मतलब उसमें कोई भी वाटर का कंटेंट नहीं रहेगा, तो ड्राई HCl जो है वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कलर कर देता है। ठीक है, पर अगर ड्राई HCl है, ड्राई HCl मतलब उसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर वाटर नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन आयंस नहीं रहेंगे, और हाइड्रोजन आयंस नहीं रहेगा तो एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। इसी वजह से जो ड्राई HCl है इट डज नॉट चेंज ब्लू लिटमस टू रेड कलर। ओके, सो ये याद रखेंगे, जो एसिड्स हैं वो वाटर में ही एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, अदरवाइज वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि एसिड जो है वाटर में ही डिज़ोल्व करने पर एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, नहीं तो नहीं शो करते हैं। एग्जाम में कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आए भी हैं, आपका बुक का ही क्वेश्चन है कि वाई ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, है ना। ड्राई HCl जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में क्यों नहीं चेंज करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ड्राई HCl है। ड्राई HCl है मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं है। ओके, ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, ड्राई HCl में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं होते। इस वजह से जो HCl है इट डज नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर, और इसलिए वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता है। ठीक है, तो जब हमने अभी क्या देखा, एसिड जो है उसको अगर हम वाटर में डिजोल्व करो तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। वैसे ही बेस भी होते हैं, बेस का जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो बेस भी अपने आयंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पे सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बन गया है। दूसरा एग्जांपल मैं और ले रही हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, वो भी अपने आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो एसिड और बेस को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो दे ब्रेक इनटू द आयंस, और एसिड में जो हाइड्रोजन आयंस है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर, और ये जो NaOH में OH आयन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक बिहेवियर ऑफ द बेस। तो कोई भी अगर बेस है तो किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोक्सिल आयन पे। कोई भी अगर एसिड है तो किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन आयन पे। एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है तो दे विल नॉट शो देयर एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर क्या था कि वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, दैट इज द एसिडिक बिहेवियर। मिथाइल ऑरेंज है जो ऑरेंज कलर का होता है उसको रेड कर देते हैं एसिड्स, है ना, ये सब हमने पढ़ा था। तो अगर वो एब्सेंस है वाटर का तो वो फिर वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दे वोंट एक्ट एज अ एसिड। सो दिस इज द वाटर सॉल्यूशन इन ऑफ बेस एंड एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये सब चीज़ें, इसको बहुत अच्छे से सुन लीजिए। एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ कि एसिड जो है जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बनता है तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, और ये जो हाइड्रोजन आयन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड। वैसे ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक बिहेवियर ऑफ बेस। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ओके, नाउ व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन, एसिड और बेस में क्या चीज़ है जो कॉमन है। ठीक है, तो उसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं हम लोग। एक 3 बीकर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से 3 बीकर ले लिए, उसमें ग्रेफाइट रॉड डाल देते हैं। ग्रेफाइट आपको पता है ग्रेफाइट क्या होता है, जो पेंसिल की लीड जिससे बनी होती है वैसे ही ग्रेफाइट का रॉड है। ठीक है, और ग्रेफाइट के रॉड को हमने देखो बैटरी, बल्ब और एक स्विच से कनेक्ट कर दिया तीनों केस में। ठीक है, जो पहला वाला जो बीकर है उसमें हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन डाला है, दूसरे बीकर में अल्कोहल का सॉल्यूशन डाला है, और तीसरे बीकर में डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl मतलब HCl में पानी डाल के डिजोल्व कर दिया है, दैट इज डाइल्यूट HCl। ठीक है, इस तरीके से हमने अरेंजमेंट किया। अब देखो हमने इस तीनों केस में अब स्विच को ऑफ ऑन करा। जैसे ही स्विच को ऑन किया हमने देखा कि पहले वाले में बल्ब ग्लो नहीं किया, दूसरे में भी बल्ब ग्लो नहीं किया, बट तीसरे वाले में जो है जैसे हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब ग्लो होने लगता है। बल्ब ग्लो हो रहा है, इससे क्या समझ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इसका मतलब है इस सॉल्यूशन में भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, सॉल्यूशन से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तभी तो ये सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आपको पता होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। क्लास 6-7 में हमने पढ़ा था सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर इस केस में सर्किट क्यों नहीं कंप्लीट हो पा रही, क्योंकि जो ग्लूकोज है इट इज़ नॉन कंडक्टिंग,
एल्कोहल इट इज़ नॉट कंडक्टिंग, बट HCl जो है इट इज़ अ कंडक्टिंग मीडिया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है पूरी तरीके से और ये बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि HCl जो है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब हम क्या करेंगे, इस HCl की जगह NaOH डाल दें, ठीक है। HCl को हटा देते हैं पूरी तरीके से, उसमें NaOH डाल देते हैं। तो हम NaOH डालते हैं तो भी देखते हैं कि ये बल्ब ग्लो ही करता है। इसका मतलब है कि NaOH भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। इससे हमको पता चलता है कि एसिड और बेस दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, विच इज़ अ कॉमन इन एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड और बेस में कॉमन क्या है कि दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। यहाँ ग्लूकोज और अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। सो इसका अरेंजमेंट जैसे ही करते हैं तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो ग्लूकोज सोल्यूशन है, अल्कोहल सोल्यूशन है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। Glowing of the bulb indicate that there is a flow of electric current through the solution। और ये बल्ब का ग्लो होना क्या दर्शाता है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इसका मतलब है HCl है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब हम ये जानेंगे कि क्यों HCl के केस में क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, जबकि ग्लूकोज अल्कोहल के केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं हो रही है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं एसिड का, तो वो अपने आयंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ना। लाइक यहाँ पर देखो HCl अपने आयन में ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में। अगर HNO3 डालेंगे तो किस में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन में। ठीक है, तो जब भी एसिड जो है कैटायन और एनायन में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। सिमिलरली कोई भी बेस है वो भी अपने कैटायंस और एनायंस में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, क्योंकि ये आयंस हैं, चार्ज पार्टिकल हैं, इनमें कुछ चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो चार्जेस हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में आयंस नहीं होते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ओके, और HCl या NaOH के केस में इसमें आयंस होते हैं। देखो यहाँ पर आयन है, यहाँ पर भी आयंस हैं। ये जो आयंस हैं दे आर नथिंग बट अ चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल की वजह से ही जो एसिड हैं और बेस हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस और चार्ज पार्टिकल द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हुआ। एसिड और बेस में कॉमन क्या है, दे बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज व्हाट कॉमन इन एसिड एंड बेस, दे बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टूड द कंसेप्ट। नेक्स्ट इज अ डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन मतलब एसिड में जब उसको डाइल्यूट करेंगे, मतलब एसिड में पानी डालेंगे, तो कौन सा करेक्ट मेथड है। ठीक है, तो पहला मेथड देखो, एक बीकर है उसमें एसिड रखा है और उसमें हम पानी डाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एसिड में पानी डालते हैं तो दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। ओके, एसिड और वाटर का मिलना जो है इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब मैंने आपको बढ़ाया था ना चैप्टर 1 में, एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट का इवॉल्व होना, निकल जाना। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर आप एसिड में सीधा बेस मिला दें तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, रिलीज होती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये बीकर बर्स्ट हो जाए और आपको चोट लग सकती है। तो दिस इज़ द रॉन्ग मेथड ऑफ डाइल्यूटिंग द एसिड। तो फिर राइट मेथड क्या है, राइट मेथड ये है कि वाटर में एसिड मिलाना। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एसिड में वाटर मिला रहे थे, यहाँ पर हम वाटर में एसिड मिला रहे हैं और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाएंगे और उसको बार बार इस तरीके से स्टिरर से स्टर करते जाएंगे। ठीक है, इसे घोलते जाएंगे स्टिरर से। तो क्या होगा, दिस रिएक्शन इज लेस एक्सोथर्मिक वन कंपेयर टू दिस रिएक्शन। इसमें कम अमाउंट में हीट डेवलप होगी, तो हम कोई भी बर्स्टिंग या फिर कुछ भी मिसहैप होने से बच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके जब भी आप एसिड और वाटर को मिक्स करेंगे तो वाटर में धीरे धीरे एसिड को मिक्स करेंगे और यू हैव टू स्टर द सॉल्यूशन ऑल्सो, तब जो है इट इज़ नॉट डेंजरस। बट अगर आप इस तरीके से मिलाते हैं एसिड और वाटर को तो इट इज़ अ डेंजरस, आपको चोट लग सकती है। तो हमको ये जो है दिस इज़ द राइट मेथड ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी है आपकी बुक में कि एसिड और वाटर को किस तरीके से आपस में मिक्स करना चाहिए। ओके, सो इस पूरे वीडियो में हमने एसिड और बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी
और पढ़ा डाइल्यूशन ऑफ एसिड, पढ़ा एसिड और वाटर, एसिड और बेस को वाटर में अगर हम डिजॉल्व कर दें तो क्या होता है, दे डिसोसिएट इन देयर आयंस। और एसिड और बेस में कॉमन क्या है, दे बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये पूरा नोट्स आप अपने कॉपी में कॉपी करेंगे और जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, कुछ डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।